कल आपको बताया गया था द्विध्रुव, जो कि बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं निर्मित निकाय को कहते हैं, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L के बराबर होता है। द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में बताया गया था E बराबर 1/4πε0 2P/r³ होता है। आज हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। मान लेते हैं एक द्विध्रुव -Q तथा +Q, जिसके बीच की दूरी 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, तो यह लंबाई L होगी। इसके निरक्ष पर एक यहाँ P बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी O से दूरी R है। यह लंबाई ज्यामिति के आधार पर कर्ण में r² + L² होगी। यह भी लंबाई कर्ण में r² + L² होगी। यह कोण थीटा है, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो यह कोण भी थीटा ही होगा। इस -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r² + L²। दिशा इसकी P से A की ओर होगी और +Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4πε0 के Q/r² + L² होगी। इसकी दिशा PB की ओर होगी। यह E1 और यह दिशा होगी E2 की। यहाँ पर इसके E1 तथा E2 के दो घटक होंगे, एक इस दिशा में E2 का और एक इस दिशा में E2 का, तथा E1 के घटक इसके एक इस दिशा में दूसरा इस दिशा में होगा। यह कोण थीटा होगा। तो इस दिशा में E1 का घटक E1 cos थीटा होगा। इस दिशा में E1 का घटक E1 sin थीटा होगा। इस दिशा में E2 का घटक E2 sin थीटा होगा, और चूंकि यह भी कोण थीटा ही होगा तो इस दिशा में घटक इसका E2 cos थीटा होगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र चूंकि E1 बराबर है E2, तो E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा होगा, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूँकि E1 बराबर है E2 के, इस नाते यह मान हो जाएगा 2E1 cos थीटा के। हम E1 तथा cos थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे। 2E1 का मान 1/4πε0 के Q/r² + L²। cos थीटा का मान इस त्रिभुज से L/√r² + L² होगा। इनको समायोजित करने पर Q × 2L को हम P लिख सकते हैं। P अपान इसका मान इन दोनों को जोड़ने पर यह 1-1/2 जोड़ेंगे तो r² + L² घाते 3/2 हो जाएगा। विशेष दशाओं में जब r का मान बहुत बड़ा होता है L से, तब हम L को नगण्य मान लेते हैं
तब उस दशा में ई बराबर हो जाता है 1/4πε0 के P/r3, जो कि अक्षीय स्थिति की आधी, यह तीव्रता अक्षीय स्थिति की आधी प्राप्त होती है, जिसकी दिशा इस द्विध्रुव के समांतर इस P से इस दिशा में होता है, यानी कि B A की ओर P से इसकी दिशा होती है B A के समांतर। तीसरी दशा में द्विध्रुव से दूर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं कि द्विध्रुव AB -q + q से निर्मित निकाय, जिसकी लंबाई है 2l, कोई बिंदु यहाँ पर P है, यहाँ पर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह r दूरी पर स्थित है तथा थीटा कोण पर झुका हुआ है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस द्विध्रुव के कारण ज्ञात करने के लिए हम इस द्विध्रुव के आघूर्ण को P को दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि P द्विध्रुव आघूर्ण जो B से A की ओर होता है, इसके दो भागों में हम बांटते हैं लंबवत घटकों में, एक इस दिशा में तथा इस P के दो घटक होंगे, इस दिशा में P cos थीटा और इस दिशा में P sin थीटा। ये कोण थीटा बनता है। तो हम इस बिंदु पर यहाँ पर E1 तथा E2 इसके कारण अक्षीय स्थिति में तथा इसके कारण निरक्षीय स्थिति में, इसके कारण अक्षीय स्थिति और इसके कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और इसके कारण इसके समांतर E2, जो कि एक दूसरे के लंबवत हैं, इन दोनों का परिणामी यहाँ पर फाई कोण पर बन रहा है E। E1 का मान, चूँकि यह E1 यह इसके समांतर है, इस नाते E1 बराबर 1/4πε0 2p cos थीटा r³ होगा तथा E2 का मान 1/4πε0 p sin थीटा r³ होगा। इनको जोड़ने के लिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सदिश योग, चूँकि दोनों लंबवत हैं E1 और E2, इस नाते इसका मान E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं E का मान। तो यह मान रखकर हम लोग ज्ञात कर लेंगे 1/4πε0 2p cos थीटा r³ का होल स्क्वायर धन 1/4πε0 p sin थीटा r³ का होल स्क्वायर। इस पूरे में P 1/4πε0 और P कॉमन ले लेंगे, चूँकि यह स्क्वायर है इस नाते यह वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, हमारा यह बच जाएगा वर्गमूल के अंदर अंडर रूट 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा P/4πε0 r³ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 P/r³
√1 + 3 cos² थीटा तथा कोण का मान, परिणामी का मान E1 के साथ tan phi के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। tan phi जैसा कि लंब अपान कर्ण होता है, tan phi का मान हो जाएगा P sin थीटा बटे r³ अपान 1/4πε0 2p cos थीटा अपान r³। इसमें बच जाएगा, सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 बच जाएगा, p कैंसिल आउट हो जाएगा, r³ कैंसिल आउट हो, 1/2 sin थीटा अपान cos थीटा, यह हो जाएगा हाफ tan थीटा। अब हम देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण मान लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में इस कागज के समांतर यथिष्ठ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए यह पर रेखाएं समांतर होती हैं। इसमें एक द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है जिसकी लंबाई 2l है, -q तथा +q से निर्मित निकाय है। इस पर इस दिशा में लगने वाले बल का मान QE होगा। इस पर इस दिशा में लगने वाले बल का मान QE होगा। एक निकाय पर बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में बल कार्य कर रहे हैं, जिस नाते यह बलयुग्म होगा। तो बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए यह लंबाई हम ज्ञात करते हैं, इसका मान L sin थीटा होगा, 2l, चूँकि यह लंबाई 2l है तो यह 2l sin थीटा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। तो एक बल का मान है आपका QE और लांबिक दूरी का मान है 2l sin थीटा। Q × 2l को हम लोग लिखते हैं PE sin थीटा। यह वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का उदाहरण होता है। P टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। विशेष दशाओं में जैसे थीटा बराबर 0 लिया जाए तो साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो टाउ बराबर 0 होगा। अर्थात अगर क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव रखा है इस दिशा में समांतर तो उस पर कोई बलयुग्म नहीं लगेगा। दूसरा, थीटा बराबर 90 अंश है, उस समय साइन 90 का मान अधिकतम होता है 1, तो टाउ बराबर या मैक्सिमम टाउ होता है, इसका मान PE के बराबर हो जाता है। तो हम इसके द्वारा P का मान ज्ञात करते हैं। P बराबर टाउ मैक्सिमम अपान E होता है। E का मान एक अंक ले लिया जाए, E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम ले लिया जाए तो P बराबर टाउ मैक्सिमम होता है। अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण होता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। तो यदि थीटा का मान हम 180 अंश लें तो अब भी टाउ का मान 0 होता है, अर्थात इस पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता है।